इस बार उत्तर प्रदेश की सत्ता किसको मिलेगी, उत्तर प्रदेश की जनता किसको आशीर्वाद देगी, इसी पर चर्चा करने के लिए एक के बाद एक खास मेहमान जो शिखर सम्मेलन के इस मंच पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और अब जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारे साथ वरिष्ठ नेता बीजेपी के सांसद जगदंबिका पाल जी अब इस मंच पर आने वाले हैं। जोरदार तालियों के साथ जगदंबिका पाल जी का स्वागत कीजिए। बहुत स्वागत है, प्लीज आइए। शिखर सम्मेलन में आपका बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो ये बताइए कि 2022 के लिए पार्टी की तैयारी है क्या? अब 2022 की तैयारी की बात तो मैं आपसे जरूर, आपने सवाल किया तो जवाब दूंगा जी, लेकिन मैं आज आपके शिखर सम्मेलन को देख नहीं पाया क्योंकि सुबह मैं 9:30 बजे लेह में था, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख के, और मुझे लगता शायद मैं नहीं पहुंच पाऊंगा। और लद्दाख से, लेह से फिर दिल्ली, और दिल्ली से कनेक्टिंग फ्लाइट से करके मैं सीधे आपके प्रोग्राम में आया हूँ। आपके प्रोग्राम में मुझे कुछ 5 मिनट का मौका मिला जब एक पैनल बैठा था जिसे आप सवाल पूछ रही थी जी, तो मुझे लगा कि क्या 2022 में इस बार कोई एजेंडा जातिवाद का होगा कि ब्राह्मण की बात हो रही है, राजभर की बात हो रही है, दलित की बात हो रही है, पिछड़ों की बात हो रही है, तो क्या 2022 में होगा? मैं एक सवाल आपसे काउंटर पूछ रहा हूं, तो इसमें बुराई क्या है? नहीं, और ये जो जातिगत समीकरण है उसकी सोशल इंजीनियरिंग, इसका श्रेय तो बीजेपी लेती है। सोशल इंजीनियरिंग के बूते पर तो 2017 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव आप लोगों ने जीता। जो छोटे दल हैं उनको सत्ता के अंदर हिस्सेदारी, भागीदारी की बात तो आप ही लोग करते हैं। तो अगर सभी दल इस तरीके की अब बात कर रहे हैं तो दिक्कत इससे है क्या कि सिर्फ बीजेपी करे तो बढ़िया है, लेकिन बाकी दल ऐसा क्यों कर रहे हैं, इससे दिक्कत है? नहीं, तो इसका फैसला मायावती बहन करेंगी कि अखिलेश यादव करेंगे कि ओवैसी करेंगे, या इसका फैसला जनता करेगी? अगर जनता करेगी तो अभी 2019 के चुनाव में लोकसभा में समाजवादी पार्टी और बसपा मिलकर के लड़ी, और दोनों का सोशल इंजीनियरिंग और जिस तरह से जातियों की आबादी की जा रही है, प्रतिशत बताया जा रहा है। उसके पहले 2017 का चुनाव हुआ तो उस समय ये सपने देख रहे थे कि अखिलेश सरकार अगर जाएगी तो मायावती की सरकार आएगी। उस समय भी जनता ने फैसला किया। 2014 के लोकसभा के चुनाव में भाजपा तो आएगी नहीं, हंग होगी, यूपी में भी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहीं रहेगी, मध्य उत्तर प्रदेश अखिलेश का है, पश्चिमी मायावती का है, और आपने देखा कि लोकसभा में तो अगर 2014 का लोकसभा का परिणाम देखें, 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव का परिणाम देखें, और 2019 के फिर लोकसभा के चुनाव का परिणाम देखें, तो मैं तो केवल ये कह सकता हूं कि ये पार्टियां जो आपके शिखर सम्मेलन में आई हैं और जिस तरह के मंसूबे पाले हैं, ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। जनता तो फैसला कर चुकी है। सर, आप तो इतने सीजन्ड पॉलिटिशियन हैं, आपने यहाँ पर 2017, 2019 का जिक्र कर दिया, फिर आप मैंने परिणाम, नहीं, आपने बिल्कुल परिणाम का भविष्य की बात नहीं कर रहा हूं। नहीं, मैं भी 2018 ही का जिक्र करूंगी, तो सुनिए तो मेरी बात। तो आप कैसे भूल गए कि यही छोटे दल जिनकी अब बात अगर हो रही है तो आपको लग रहा है कि इन जातियों की बात क्यों की जा रही है? इन्हीं के बूते पर तो योगी आदित्यनाथ के गढ़ गोरखपुर में समाजवादी पार्टी ने ही हरा दिया था ना सर। इन्हीं के बूते पर तो प्रयागराज भी 2018 में हारे थे। मैं भी परिणाम की बात कर रही हूँ सर। अगर आप देखें जी कि 2018 में, हाँ जी, अगर गोरखपुर और प्रयागराज की बात कर रहे हैं, उपचुनाव था, तो आप 2019 की विधानसभा के चुनाव की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? कि 2019 का तो एक उपचुनाव है, हाँ। उपचुनाव की कुछ परिस्थितियां हो जाती, कोई समीकरण हो जाते हैं, लेकिन चुनाव का परिणाम तो चाहे लोकसभा का हो या विधानसभा का हो, या आज 7 महीने के बाद जिस विधानसभा के शिखर सम्मेलन का आपने बात कर रही हैं और आयोजन कर रही हैं, तो आप एक बात तो देखेंगी कि एक वक्त था उत्तर प्रदेश में जिस समय इन लोगों ने एक अपनी जातियों की बात की, और जातियों के बाद लोगों को लगा कि शायद अगर ये सत्ता में आएंगे तो हमारी भागीदारी होगी और हमको इसका लाभ मिलेगा, और वो अवसर पूरा दिया, चाहे मायावती जी हों, चाहे मुलायम सिंह जी हों, चाहे अखिलेश हों। लेकिन अब इस उत्तर प्रदेश का युवा भी, उत्तर प्रदेश की जनता भी ये समझ चुकी है, और जो लगातार मैंने 3 चुनाव बात की है उस आधार पर किया कि अब उत्तर प्रदेश का चुनाव जातियों के आधार पर नहीं होगा,
किसी इस तरह के आधार नहीं होंगे। उत्तर प्रदेश का चुनाव जो 3 परिणाम हैं वो सुशासन के आधार पे होगा, सबका साथ सबके विकास के आधार पे होगा। और आप देखेंगे जैसे 2014 से हमारा ज्यादा बहुमत 2019 के लोकसभा में आया है, ऐसे 2017 से ज्यादा बहुमत हमारा 2022 में आएगा उत्तर प्रदेश में भाजपा में। सर विश्वास नहीं होता है ना आपकी बात पर, और वो इसलिए नहीं होता है, आप कह रहे हैं कि जातियों के आधार पर नहीं होगा, लेकिन अभी जब मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ तो पूरा जातिगत गणित ही तो सेट किया गया। आप बताइए अच्छा मुझे कि अगर ये वजह नहीं है तो फिर 2019 में ही अनुप्रिया पटेल को मंत्री पद से क्यों नहीं नवाज दिया गया? क्यों 2022 से पहले 2021 में अनुप्रिया पटेल की याद आई? नहीं याद, आप कह रहे हैं कि ये भी बात एक विपक्ष कह रहा है। हाँ। मैं कह रहा हूं जी कि अगर आज विस्तार हुआ, ठीक है, तो आप इसको ये क्यों कह रहे हैं कि क्या सोशल इंजीनियरिंग के आधार पे या जातियों के आधार पे मंत्रियों का चयन नहीं हुआ? क्या इसमें योग्यता नहीं? क्या आप अगर एसपीएस बघेल की बात करेंगे तो एक तरफ ये लोग कहते हैं कि हिस्सेदारी नहीं मिली, जनता पार्टी की भी सरकार बनी, मुलायम सिंह भी केंद्र सरकार में रहे हैं, मायावती ने भी समर्थन किया है, तब आखिर इस प्रदेश के बघेल समाज को, पाल समाज को, पिछड़े समाज की क्यों नहीं याद आई? अगर आज भारतीय जनता पार्टी एसपीएस बघेल जो एक डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर भी हों, लगातार 6 बार के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हों, तो उनको अगर मंत्री बनाने का काम किया है तो जहां उस समाज को सम्मानित करने का काम किया है वहीं योग्यता को भी देने का काम किया है। तो आप उसी बात पर आ गए ना जो मैं कह रही थी, मतलब आप ये मानने को तैयार नहीं है कि साहब ये जो बाकी दल हैं, समाजवादी पार्टी या बीएसपी, ये देर आए दुरुस्त आए, ये बाकी जातियों को जिस तरीके से साथ लेकर चल रहे हैं, अच्छी बात है, सामाजिक न्याय और अधिकार के तहत। आप ये कह रहे हैं कि साहब इनकी मंशा, इनकी नीयत ठीक नहीं है, यही कह रहे हैं ना आप? नहीं जी, आप जनता से पूछिए। हाँ, कि उत्तर प्रदेश में एक बार हमारी मायावती की सरकार थी, ठीक है, पूरे प्रदेश में कहा गया कि ब्राह्मण समाज को, और उन्होंने उनको समर्थन भी दिया और उनकी सरकार भी बनी। और जब सरकार बन गई, पूरे प्रदेश की जनता गवाह है कि पूरे उत्तर प्रदेश में अगर किसी को लाभ हुआ तो केवल बहुजन समाज पार्टी के एक नेता और केवल उनके परिवार के लोग जगह जगह पे सम्मानित किए गए, मंत्री का दर्जा मिला। पूरे प्रदेश के ब्राह्मण समाज को किसी एक को नहीं सम्मान मिला। ठीक है, तो आप ये देखिए, लोगों ने देख लिया है कि आपने उन जातियों की बात की, आपने पिछड़े समाज की बात की, सत्ता में आए, जिसने सत्ता में आए, बिल्कुल जिसने जो बात दलितों की, उसके बाद चुनाव हुए और जनता ने अपना फैसला सुनाया। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण यह सवाल हो जाता है कि योगी सरकार को लेकर विपक्ष एक सुर में ये क्यों कह रहा है कि साहब ब्राह्मणों का बड़ा उत्पीड़न हुआ है, योगी राज में ब्राह्मणों के साथ बड़ी नाइंसाफी हुई है, ये नैरेटिव क्यों बन रहा है? मतलब ये विपक्ष कहता है जी, ये नैरेटिव है विपक्ष का, क्यों है? और योगी सरकार ने क्या किया? हाँ, प्रदेश का आखिर 3 ही तो है, विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है। तो अगर विधायिका में योगी जी उसका नेतृत्व कर रहे हैं मुख्यमंत्री के रूप में, न्यायपालिका तो एक स्वतंत्र होती है उसकी अवधारणा, कार्यपालिका का मुखिया कौन है? आरके तिवारी जी हैं। तो प्रदेश के एग्जीक्यूटिव का, संविधान के एक उस संवर्ग का सबसे बड़ा मुखिया अगर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, तो कार्यपालिका जिसको सारा एग्जीक्यूट करना है उसका मुखिया श्री आरके तिवारी जी हैं। वो कौन है? एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम कौन है? अवनीश अवस्थी जी। तो ये कहना केवल कि प्रताड़ित किए जा रहे हैं, मुझे लगता है अगर पहली बार ब्राह्मण समाज को भी सम्मानित करने का काम किया है तो योगी आदित्यनाथ की सरकार ने काम किया है इस समाज। नहीं तो लेकिन फिर भगवान परशुराम की जयंती की छुट्टी कैंसिल नहीं, मैं बात पूरी कर लूं। हाँ। इसलिए कि आखिर आजादी के बाद, वर्षों के बाद, हाँ। इसके कौन गुनहगार हैं? ये बातें समाज में उठी क्यों कि साहब समाज में आखिर ये जातियों की बात, उपजातियों की बात, गोत्र की बात, ये सम्मेलन सब हुए क्यों? और आज आपने देखा होगा कि जिस दिन से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तो आज जो पिछले अतीत में जिस तरह से ये एक विडंबना थी लोकतंत्र के ऊपर कि इस तरह की जातियों की राजनीति हो, तो पहली बार उन्होंने इसको तोड़ा और उन्होंने कहा कि हम सबका साथ सबका विकास करेंगे। तो उस सबके साथ सबके विकास में प्रदेश के लोग बैठे हैं। हम अगर उत्तर प्रदेश की सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 6,000 रुपया दे रही है, तो आप पता करिए, सिद्धार्थनगर का मैं हूं, मेरे यहां भी 25-30% अल्पसंख्यक की आबादी है जी। तो जितने बड़े पैमाने पे बहुसंख्यक किसान को 6,000 जा रहा है, उतनी ही आधार पे अल्पसंख्यक को भी जा रहा है। तो हम ये पार्टियां जो हैं आज भी इस चुनाव को ले जाना चाहती जातिवाद के आधार पे,
और भारतीय जनता पार्टी ने तय कर रखा है कि हम इस चुनाव को, या चाहे कोई चुनाव हो, हमारे लिए जातिवाद नहीं है, हमारे लिए समाज और देश और जो सबका साथ सबका फायदा होगा, सबको ले चलने का फायदा होगा, वो हम करने का काम कर रहे हैं। और राम का नाम, राम मंदिर, ये चुनाव में कहां पर फिट बैठता है? नहीं, देखिए, राम मंदिर हमारा आस्था का विषय था और हमारा नहीं, करोड़ों करोड़ों लोगों का, न केवल देश में विदेश में। और ये आज ये तो मैनिफेस्टो का हिस्सा भी रहा है, मैनिफेस्टो का हिस्सा था जी, बिल्कुल। तो अब स्वाभाविक, ये तो चुनावी मुद्दा भी था, लेकिन आपने देखा होगा जी, 19 का भी चुनाव हो, 14 का भी चुनाव हो, 17 का हो, 14 के चुनाव में हम केवल राम मंदिर हमारे एजेंडे में है, हमारे मैनिफेस्टो में था, आज उसको पूरा भी किया नरेंद्र मोदी की सरकार ने। योगी जी 11 बार जा चुके, अभी आ रहा था पिछले दिनों। आज अयोध्या की चिंता कभी नहीं थी, जब मायावती मुख्यमंत्री होती थी, अखिलेश जी हो, मुलायम सिंह, एक बार अयोध्या नहीं गए। क्या अयोध्या आउट ऑफ बाउंड था? प्रदेश के मुख्यमंत्री हों, जहां भगवान राम पैदा हुए हों, वो अयोध्या जिसको पूरे देश और दुनिया के लोग वहां आते रहे हों, आप बता दीजिए कि अगर मुलायम सिंह यादव वहां कभी गए हों, मायावती कभी एज ए मुख्यमंत्री गए हों, क्योंकि मैं बहुत सक्रिय हूं। इनके लिए आउट ऑफ बाउंड था, इनके लिए काशी आउट ऑफ बाउंड था, प्रयाग आउट ऑफ बाउंड था। बीएसपी ये कह रही है कि साहब बीजेपी जो है वो राम मंदिर बनवाने में गड़बड़ी कर रही है, देरी कर रही है, हम आएंगे तो हम जल्दी से बनवा देंगे। अरे साहब, कपिल सिब्बल एफिडेविट देते थे कि इसकी सुनवाई न हो, लोकसभा के चुनाव के 14 के बाद सुनवाई हो। अब अगर वो बहुत कम वक्त है आपके पास, इसलिए मैं उस विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं, कि मैं पार्लियामेंट में भी सबको जानता हूं। तो आज ये लोगों ने अवरोध पैदा किया, ठीक है, गोलियां चलवाई, कितने कारसेवक की जान चली गई, उसमें नहीं जाना चाहता हूं। आज अब मंदिर की बात, मंदिर निश्चित तौर से हुआ है, पूरा देश और दुनिया जानता कि अगर नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बने होते तो ये शायद 500 साल का विवाद अगले 500 साल तक चलता, इसका पटाक्षेप नहीं होता जो आज अयोध्या में। तो यही जो बात आपने कही है, यही तो विपक्ष कह रहा है कि लेकिन आप ये भी इसका सुनिए, चुनावी फायदा लेंगे ना, ये सुन लीजिए, यही तो आप जाएंगे और जनता को कहेंगे कि साहब हम सत्ता में आए, इससे देखिए मंदिर बन रहा है। ये दोहरे बातें आ जाती है ना सर। एक तरफ आप कहते हैं कि साहब न्यायालय से फैसला आया है, दूसरी तरफ आप ये श्रेय भी लेना चाहते हैं कि क्योंकि मोदी सरकार थी इसलिए फैसला आ गया। देखिए, नेता तो बात तुरंत अपनी बदल देते हैं, अच्छा, लेकिन आप लोग तो बात याद रखते हैं ना जी, और वो बात हमेशा याद रखते हैं जी। अभी अगर सतीश मिश्रा जी से पूछेंगे तो जिस दिन शुरू हुआ उन्होंने कहा कि आप ब्राह्मण सम्मेलन बसपा करेगी, मायावती जी ने कहा कि हम ब्राह्मणों को जोड़ेंगे। अगर आप पूछिए तो कहते हैं प्रबुद्ध सम्मेलन करेंगे। हाँ जी। एक हफ्ते 15 दिन के अंदर उन्होंने ब्राह्मण से क्यों प्रबुद्ध कर दिया? आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं, जो एबीपी को भी याद होगा, आपको याद होगा, 2014 का भी चुनाव हुआ, हमारा मैनिफेस्टो था, उसको हमने पूरा किया जी। लेकिन हमने क्या कहा था कि हम गुजरात मॉडल देश में मॉडल देंगे। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब चुनाव हम लड़ रहे थे, उस समय भी विकास का मुद्दा था, 2017 में भी विकास का मुद्दा था, और 19 में भी हमारा मुद्दा था, और 2022 में भी विकास का मुद्दा होगा उत्तर प्रदेश में। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।